नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्यव्यवस्था, जिसमें हम संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और सरकार का गठन एवं कार्य और संघीय न्यायपालिका संघीय व्यवस्थापिका, इन टॉपिकों के बारे में हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके थे। और हमारा टॉपिक चल रहा था संघीय न्यायपालिका, जिसमें भी हम लगभग 25 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। और भी जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत, या इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 145। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में दे रखा है कि परामर्शदाता क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यह महत्व विवादों उच्चतम न्यायालय की परामर्श से मांग सकता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 143। और न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्र के विवेक पर निर्भर है। तो इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? एक के गोपालन, केशवानंद भारती, एस.आर. बोम्मई या फिर गोलकनाथ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, केशवानंद भारती, जो कि ये केस कब का है? तो ये है 1973 का। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस 1973 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सहमति दी। और केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को संशोधित नहीं कर सकती। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 126 है, या फिर अनुच्छेद 123 है, या अनुच्छेद 137 है, या अनुच्छेद 146 है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में यह दे रखा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित के कारण या अन्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है और उसे उस पद के कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो ये अनुच्छेद 126 में। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1984, 1993, 1995 या फिर 1999? तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? 2 न्यायाधीशों से, या फिर 3 से, या फिर 4 से, या फिर 5 से? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 4 न्यायाधीशों से। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? तो कौन से वाद में कहा था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, या फिर एम शर्मा बनाम कृष्णा सिन्हा 1959, या फिर एस धनोआ बनाम भारत संघ 1991, या फिर UNR राव बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी 1971? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, एम शर्मा बनाम कृष्णा सिन्हा 1959 में। तो इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा
कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ? 1856 से 1862 के मध्य, या फिर 1863 से 1864 के मध्य, या फिर 1869 से 1872 के मध्य, या फिर 1863 से 1869 के मध्य। तो ये कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 1856 से 1862 के मध्य। ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट पास किया था। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि भारत की न्यायपालिका प्रणाली में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? प्रीमियर इंडियन लॉ है, या पब्लिक इंटरेस्ट बिफर लॉ है, या फिर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, PIL का पूरा नाम। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जब भारतीय न्यायपद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PL भगवती, या AS आनंद, या AM अहमदी, या फिर EM हिदायुतौला। तो उसमें कौन थे? तो उसमें थे PL भगवती। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ, या फिर जापान से हुआ, या फ्रांस से, या फिर इंग्लैंड से। तो जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि जनहित याचिका पिल द्वारा आई है। तो ये आई है न्यायिक सक्रियता में गिरावट, न्याय मिलने में बाधा, न्याय मिलने में बढ़त, या फिर सरकारी कामकाज में बाधा। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जनहित याचिका न्याय मिलने में बढ़त लाई है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 देता है, या फिर अनुच्छेद 124, या अनुच्छेद 226, या अनुच्छेद 229। तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह भारत का नागरिक हो। ऑप्शन सेकंड है भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। ऑप्शन 3 है कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? 6 अक्टूबर 1985, 4 अप्रैल 1977, या 26 जनवरी 1950, या 23 सितंबर 2013। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 अक्टूबर 1985। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? ऑप्शन एक हमारा कि जमीन को बेचने से संबंधित विवाद करना। ऑप्शन सेकंड है कि बच्चों को रखने का दावा करना। ऑप्शन 3 है हमारा कि दहेज के लिए महिला को परेशान करना। और ऑप्शन 4 हमारा कि तलाक का केस फाइल करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। ये दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा तो आज की क्लास में लगभग 16 क्वेश्चन ही थे, और 25 क्वेश्चनों की चर्चा हम संघीय न्यायपालिका की पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो लगभग हमने 41 क्वेश्चन संघीय न्यायपालिका के देख लिए हैं, और इस टॉपिक से लगभग इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे। तो आज की हमारी क्लास कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।